नमस्कार दोस्तों, उद्देश्य अकेडमी के अगले वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक भारत, जो वनडे एग्जाम के लिए और एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो अब तक हमारे इस चैनल पर हिस्ट्री के पूरे करीब 13 वीडियो पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप उनको जरूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए। सभी वीडियो आधे घंटे के हैं, तो आप फास्ट फॉरवर्ड मोड में भी देख सकते हैं। हिस्ट्री से संबंधित एक भी सवाल उसमें बाहर नहीं जाएगा, सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसमें आगे देख लेते हैं फैक्ट को। तो भारतीय राष्ट्रीय जो ध्वज है तिरंगा, मैडम भीकाजी कामा द्वारा फहराया गया था। ये टॉपिक का नाम है भारत के बाहर की क्रांतिकारी गतिविधियां। तो तिरंगा जो है बाहर फहराया गया था जनवरी में 1907 में। वह देश जिसने 1917 में जापानी स्टीमर कामागाटा मारू प्रवेश के लिए मना कर दिया, कनाडा में। भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति योजना की स्थापना की जिमरमैन योजना के तहत। 1917 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को में। वह भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जिसने 1907 में जर्मनी के स्टुअर्ट गार्ड में सप्तऋषि नामक झंडा फहराया, तो मैडम कामा ने। ठीक है, तो ये जो पहला सा था जर्मनी में जो झंडा फहराया गया था, इसका नाम था सप्तऋषि झंडा। सोहन सिंह भाकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित पार्टी के पहले अध्यक्ष थे, तो गदर पार्टी के। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना। कामागाटा मारू संबंधित है, ये एक जहाज था कामागाटा मारू, और ये जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। जो तिरंगा झंडा स्टुअर्ट गार्ड में मैडम कामा के द्वारा फहराया गया था, चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में लाया गया है इंदुलाल याग्निक के द्वारा। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, तो अफगानिस्तान में। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला गदर जो पेपर था, वो कितने भाषाओं में निकाला जाता था, तो 4 में। सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल मुख्य रूप से किस पार्टी से जुड़े हुए थे, तो गदर पार्टी से। अमेरिका में स्थापना हुई थी इसकी। इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन था। क्या श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए इसको स्थापित किया गया था, कहाँ पे, लंदन में। ठीक है, तो इंडिया हाउस जो है इस समय करंट में भी चर्चा में था। हाल ही में पिछले वर्ष ये नीलाम कर दिया गया है, तो इसको आप जरूर देखिएगा, करंट में चर्चा में है, तो इसका सन पूछ सकता है। 1905 में स्थापित हुआ था, 1904 में स्थापित हुआ था, और श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा स्थापित किया गया था। 1917 में भारतीय क्रांतिकारियों ने मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, तो एम एन रॉय ने। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना हुई, तो 1920 में हुई। भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था, तो बाघा जतीन ने। ठीक है, बाघा इनका उपनाम था। जैसे बाघ नहीं होता शेर, तो शेर से लिया गया था ये। नवंबर 1915 में करतार सिंह सराभा को लाहौर में फरवरी 1915 के गदर षड्यंत्र में उनकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी, तो करतार सिंह सराभा को। अब देखते हैं स्वराज पार्टी का गठन। ठीक है, तो स्वराज पार्टी के गठन का मैं पृष्ठभूमि बता देता हूँ कि जो 12 फरवरी को जब चौरी चौरा वापस लिया गांधी जी के द्वारा, तो कई लोगों ने इसका विरोध किया था। उस विरोध करने में 2 लोग प्रमुख थे। ठीक है, एक तो मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल, ठीक है, नेहरू, और दूसरे थे सी आर दास। ठीक है, ये 2 व्यक्तियों ने प्रबल विरोध किया था। दोनों बुजुर्ग नेता थे कांग्रेस के, तो इन्होंने मतलब विरोध किया गांधी जी का कि उनको ऐसे समय पर वापस नहीं लेना चाहिए था जब आंदोलन एकदम अपने पीक पर था। तो एक छोटी सी घटना, चौरी चौरा की एक छोटी सी घटना के चक्कर में नहीं लेना चाहिए। तब इन दोनों व्यक्तियों ने एक अलग पार्टी की स्थापना की, स्वराज पार्टी की स्थापना की, और अपने आंदोलन को जारी रखने के लिए। लेकिन बाद में फिर कांग्रेस ने स्वराज पार्टी को अपने ही अंतर्गत मान्यता दे दी थी। ठीक है, तो अब हम फैक्ट देख लेते हैं एक के बाद एक। चित्तरंजन दास चुनाव लड़ने के लिए 1923 में साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। ठीक है, ये इनकी एक मांग थी कि हमको चुनाव भी लड़ना है, हमको चुनाव लड़ना चाहिए, हमको अंग्रेजों का विरोध अब विधानसभा में भी करना चाहिए। 1923 में स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे सी आर दास। स्वराज पार्टी की स्थापना की गई 1923 में। भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई गया में। स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। इसमें जो मोतीलाल नेहरू थे ये अध्यक्ष थे
सॉरी CR दास जो थे अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू सचिव थे। तो हमने देखा कि स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित कौन थे, मोतीलाल नेहरू और CR दास। महात्मा गांधी के साथ चंपारण में भाग लेने वाले नेताओं में कौन सम्मिलित थे, तो इनमें सम्मिलित थे राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध कौन थे, चित्तरंजन दास। वर्ष 1929 में जारी किए दिवाली घोषणा पत्र से संबंधित थे, डोमिनियन स्टेट से। 1929 में जारी किए गए दिवाली घोषणा पत्र से संबंधित डोमिनियन स्टेट से संबंधित था। स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया CR दास ने। ठीक है। फिर स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। स्वराज पार्टी से संबंधित है MR जैकर। फिर है साइमन कमीशन एवं नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट। तो साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट में देखते हैं 1928 में साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन से जख्मी होने के बाद कारण किस महान नेता की मृत्यु हो गई, तो लाला लाजपत राय। नेहरू रिपोर्ट संबंधित है संवैधानिक ढांचे से। संयुक्त जो यूनाइटेड किंगडम थी उससे वहां की संसद के 7 सदस्यों का एक समूह भारत आया था, जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। तो साइमन कमीशन था वो। ब्रिटिश भारत द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि कमीशन से कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, सभी ब्रिटिश सदस्य थे, 7 सदस्य थे उसमें। भारतीय संवैधानिक आयोग 1928 में अध्यक्षता किसने की थी, सर जॉन साइमन ने। एक व्यक्ति इसमें और थे, उनका नाम था क्लीमेंट एटली, जो बाद में स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के PM बने जब भारत की स्वतंत्रता हुई थी, तो वो इसके सदस्य थे। ठीक है, संवैधानिक आयोग के। संवैधानिक आयोग भारत कब आया, 1928 में आया और ये 2 बार आया था। साइमन कमीशन का सदस्य कौन नहीं था, तो जेम्स ए स्कॉट। ये क्वेश्चन ऐसा रहा होगा, तो इसमें 7 सदस्य थे। साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार किया गया क्योंकि भारत में कोई भी भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को अलग कर उत्तराखंड का गठन किया गया 9 नवंबर 2000 को। ये सवाल अलग हो गया है, यूपी स्पेशल का सवाल यहाँ डाल दिया है, UPSI में आया था ये सवाल 2021 में। साइमन कमीशन ने भारत की यात्रा नहीं की, सॉरी कहाँ की यात्रा नहीं की, तो ग्वालियर की यात्रा नहीं की थी। ठीक है। किनके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया, तो लॉर्ड इरविन के सुझावों पर। सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की सर तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर ने। साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया था, तो यूसुफ मेहर अली ने। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता की डॉक्टर MA अंसारी ने। ये एक से जो सवाल था कि साइमन कमीशन ने कहाँ की यात्रा नहीं की थी, तो ग्वालियर की। तो उसमें ऐसे पूछता है कि 1-2 बार पूछा है उसने कि साइमन कमीशन कहाँ गया था, तो 4 ऑप्शन देगा, उसमें एक ऐसा होगा जो जहाँ नहीं गया होगा। तो ये आप लोग एक बार गूगल करके देख लीजिएगा कि वो कहाँ गया था साइमन कमीशन। ज़्यादातर वो बड़े बड़े शहरों में ही गया था, तो उसके नाम आसानी से मिल जाएंगे। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। फिर अगला है टॉपिक कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज 1929। तो पूर्ण स्वराज से संबंधित कुछ सवाल हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जो पिछले वीडियो में पढ़े हुए हैं, इससे पहले उस पर चर्चा हो चुकी है। इसमें कुछ सवाल और हैं, 4 इधर पूछा है, तो उसको देख लेते हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ तब भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी, तो लाहौर अधिवेशन 1929। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से पारित संकल्प में शामिल नहीं था अस्पृश्यता उन्मूलन, यानी छुआछूत वाला। ठीक है। और 31 दिसंबर 1929 जो था, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज फहराया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और पूर्ण स्वराज की मांग के वाले उसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी इन्होंने ही पढ़ा था। इसके बाद अगला टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं दांडी मार्च। अब समय है 1930 का। ठीक है। तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत की थी, कहाँ पे, साबरमती में। ठीक है। देखिए सवाल ये सब देखते जाइएगा, सवाल ही महत्वपूर्ण है, इनको ऐसे ही ATJ रटना है आपको,
बहुत ज़्यादा डिटेल के या किन्हीं चीज़ों के चक्कर में पड़ेंगे तो, क्योंकि वनडे एग्जाम के जीएस में बहुत लिमिटेड सवाल आते हैं, लिमिटेड क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि सारे टॉपिक उसमें रहते हैं। तो जो भी एक दिवसीय महत्वपूर्ण परीक्षाएं होती हैं उसमें इससे बाहर तो सवाल नहीं जाने वाला है। जो भी सवाल बने हैं तो इन वीडियो को आप लगातार देखते रहेंगे ना, तो हिस्ट्री करीब हमने 7 घंटे में, 6 से 7 घंटे में पूरी खत्म कर दी है, क्योंकि आधे आधे घंटे के वीडियो हैं और करीब अभी तक 13 वीडियो बन चुके हैं। तो आप देखेंगे तो 7 से 8 घंटे में पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी होगी, जो अभी वीडियो बचे हैं उनको बनाने के बाद। तो ये आपको 7-8 घंटे में अगर आपके सारे सवाल सही हो जा रहे हैं तो घाटा नहीं है इसमें, ये सही है, इसी को स्मार्ट स्ट्रेटजी बोलते हैं। 1930 में सी राजगोपालाचारी ने कानून तोड़ा था वेदारण्यम में, ठीक है। तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का आंदोलन का नेतृत्व किया सी राजगोपालाचारी ने। तो तमिलनाडु में ही ये वेदारण्यम जगह पड़ती है। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने कम से कम 241 मील की दूरी तय की थी, करीब करीब। खान अब्दुल गफ्फार खान जी जो थे वो किस क्षेत्र में पख्तून या पठान नेता थे, तो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के। ये हमने पहले ही बात की थी कि लाल कुर्ती आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था, या खुदाई खिदमतगार आंदोलन इनके द्वारा, दोनों आंदोलनों को एक ही कहा जाता है। तो ये दोनों आंदोलन इनके द्वारा चलाए गए। तो ये कहाँ चलाए गए थे, पेशावर के रहने वाले थे और वहीं पे उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत पड़ता था, उस समय ये नाम था इसका। तो वहां पर इन्होंने ये चलाया था। दांडी मार्च जो हुआ महात्मा गांधी के नेतृत्व में, दांडी नमक मार्च का गंतव्य कहाँ था, तो गुजरात में। दांडी नमक यात्रा के दौरान ऐसी कौन सी सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्होंने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुष तक सीमित रखने के लिए नहीं कहा था, मतलब ये राजी कर लिए थे कि महिलाएं भी इसमें शामिल हों, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। इन्होंने गांधी जी से सिफारिश की थी कि महिलाओं को भी अब आंदोलन में हिस्सा बनने दिया जाए। इससे पहले महिलाओं ने सीमित मात्रा में, बहुत सीमित मात्रा में सहयोग, स्वदेशी आंदोलन और असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन बहुत सीमित था वो। लेकिन इसमें इन्होंने ऐसी डिमांड की कि अब जो है व्यापक रूप से महिलाओं को भी शामिल किया जाए, आखिर वो आधी आबादी है। दांडी मार्च, जिसे साल्ट मार्च या दांडी सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है इसको। बंगाल में अखिल भारतीय सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया जेएम सेन गुप्ता के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बंगाल में अखिल भारतीय सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया गया जेएम सेन गुप्ता के द्वारा। वह जिनको नमक सत्याग्रह के नाम से, वह आंदोलन जिसको नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ अहिंसक विरोध किया दांडी यात्रा में। महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था, तो नौसारी, तो दांडी कहाँ है, नौसारी जिले में। वह आंदोलन जिसका आरंभ दांडी यात्रा से हुआ, तो सविनय अवज्ञा। वह कार्यवाही जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने की वजह से बनी, दांडी मार्च। दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग 240 या 241 मील की यात्रा की थी। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने समुद्र तक दांडी मार्च की शुरू किया 1930 में, ठीक है। 1930 में दांडी मार्च चालू किया गया था। गांधी जी को नमक आंदोलन में केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। ब्रिटिश के नमक एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा आयोजित अहिंसक विरोध और दांडी मार्च समाप्त किया गया 6 अप्रैल को, ठीक है। 6 अप्रैल को ये समाप्त हुआ था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया दांडी मार्च के साथ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया 1930 में। 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के आदेशों की अवज्ञा, संपूर्ण अवज्ञा। 1930 में महात्मा गांधी ने किसके विरुद्ध दांडी यात्रा का आयोजन किया, नमक कर के खिलाफ। तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सी राजगोपालाचारी ने। केरल में के कलप्पन ने किया था, ठीक है। ये भी फैक्ट भी याद रखिएगा, केरल में जैसे तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी, तो केरल में के कलप्पन ने। महात्मा गांधी ने गिरफ्तार होने के बाद धरसना साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु यात्रा का नेतृत्व किया, तो अब्बास तैयब जी। ये कहा जाए कि गांधी जी जब गिरफ्तार हो गए तो उसके बाद किसने आंदोलन का नेतृत्व किया, तो अब्बास तैयब जी ने किया था। वह विदेशी पत्रकार जिसे धरसना साल्ट वर्क पर सत्याग्रह के बारे में जिसने समाचार दिया था पूरा, तो वेब मिलर, वो वहां पे मौजूद था। महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ पे थे, तो यरवदा जेल में। वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन।
शक्ति के से विरुद्ध अधिकार की लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। तो गांधी की दांडी मार्च यात्रा में ये बात बोली गई थी। वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों की संख्या दांडी के मार्च में सबसे ज़्यादा थी तो गुजरात के, वहीं पर हुआ था तो वहीं के लोग सबसे ज़्यादा थे। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की? तो अंत तक लड़ो। वह भारतीय इतिहास की वह तिथि जब 6 अप्रैल 1930 को जानी जाती है, तो गांधी जी ने दांडी मार्च इसी दिन खत्म किया था। तो ये देखते हैं 6 अप्रैल 1930 को ये खत्म हुआ था। और शुरू कब हुआ था? शुरू वाली डेट भी देख लीजिए, 12 मार्च 1930 को ये चालू हुआ था दांडी मार्च, ठीक है। और ख़त्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। 241 किलोमीटर चला था, और सॉरी 241 मील चला था। भारत में दांडी मार्च यात्रा प्रारंभ की गई नमक कानून तोड़ने के लिए। वानर सेना, मंजरी सेना, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, या माजरी सेना जिसको बोलते हैं। गांधी जी की यात्रा से संबंधित दांडी स्थित है नौसारी जिले में। फिर इसके बाद है महात्मा गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता, कराची अधिवेशन और गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। 1931 से लेकर के 1933 तक के ये पूरा क्रम है। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 1932 में हुआ था। पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? रेंजर मैकडोनाल्ड ने। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया 1930 में, पहला 1930 में, तीसरा 1932 में और दूसरा 1931 में। 30, 31, 32, ठीक है, ऐसे है। 31 अक्टूबर 1930 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा में शामिल थे भारत के लिए एक अधिराज्य का दर्जा देना, ठीक है। 31 अक्टूबर 1929 को जो इरविन घोषणा हुई थी। सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। वह बात जो मार्च 1931 को हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लिखित थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया जाए, ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता हुआ, उसमें ये बात बोली गई थी कि भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लीजिए। गांधी इरविन समझौते की जो डेट है वो है 5 मार्च को और 1931, ठीक है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। है कि गांधी इरविन समझौते में हस्ताक्षर किए गए, तो मैंने बताया 5 मार्च 1931 को ये समझौता हुआ था। वह भारतीय महिला जिसने गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो सरोजिनी नायडू। दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 में, पहला 1930 में, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में। लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया महात्मा गांधी ने। फिर इसके बाद महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कुछ मांगे की थी, तो 11 मांगे की थी, जिसमें से कुछ को गांधी इरविन समझौते के रूप में स्वीकार किया गया। तो 11 मांगे कुल की गई थी, उसमें से कुछ को इन्होंने स्वीकार कर लिया। गोलमेज सम्मेलन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने पहली बार भाग लिया, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। पहले और तीसरे में भाग नहीं लिया कांग्रेस ने, केवल दूसरे में भाग लिया। डॉक्टर BR अम्बेडकर वो व्यक्ति थे जो तीनों में भाग लिए। BR अम्बेडकर भी थे और भी कई नेता थे जो तीनों में भाग लिए। तेज बहादुर सप्रू ने भी तीनों में भाग लिया था। तो इस तरह से नेता थे जो तीनों में भाग लिए। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने के लिए लंदन गए तो कहाँ ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। 1931 में कराची अधिवेशन में गांधी जी की काफ़ी विरोध हुआ था गांधी जी का, क्योंकि जब यह कराची अधिवेशन हुआ, कराची अधिवेशन की डेट थी 29 मार्च 1931 को, और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। आंदोलन कराची में ही हो रहा था, फांसी लाहौर में हुई थी, ज़्यादा दूरी है नहीं। तो गांधी जी का कराची में बहुत, रेलवे स्टेशन से लेकर के स्थल तक बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। तो उस विरोध के बाद भी गांधी जी ने ये बात कही थी कि गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद नहीं मर सकता। तो ये फैक्ट है जो एग्जाम में सब पूछे जा चुके हैं। तब गांधी जी के समर्थन में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जो कराची अधिवेशन है, मतलब अब तक महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा है, कराची अधिवेशन को कहा था। दूसरा इसका फैक्ट है कि 1931 का जो कराची अधिवेशन है उसका अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार की बात भी यहीं पर रखी गई थी। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? सविनय अवज्ञा आंदोलन।
किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी जी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो एलन कैंपबेल जॉनसन, इसने ये बात बोली थी कि चलो उसको सांत्वना मिल गया गांधी जी को गांधी इरविन समझौते में, क्योंकि काफ़ी चीज़ें नहीं भी मानी गई। इरविन और गांधी को दो महात्माओं का कहा था सरोजिनी नायडू ने। इन्होंने कहा था कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ है, यह जो बातचीत हुई है, वो दो महात्माओं का मिलन है। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था केटी पाल ने। गांधी इरविन समझौते को जो समझौता हुआ मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सहज बनाने के लिए, ये बात कहें कि पहले में भाग लिए नहीं। 1930 में 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ। इसके बाद ये कहा गया कि भाई उसमें एक क्लॉज था कि आप मतलब जो अगला गोलमेज होगा उसमें भाग लेंगे। तो सितंबर 1931 से गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ होना था, तो उसके लिए गांधी जी ने हामी भरी थी। गांधी जी एकमात्र व्यक्ति थे जो कांग्रेस की तरफ से गए। उनके सहयोगी के तौर पे सरोजिनी नायडू को भी भेजा गया था, और भी अन्य लोग भी गए थे जो अपने खर्चे पर गए थे। सांप्रदायिक अधिनिर्णय एवं पूना समझौता, ये 1931 की बात हो रही है, 1932 की बात हो रही है। पूना समझौता 1932 में हस्ताक्षर हुए महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में। गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुए पूना समझौते में हस्ताक्षर किए गए 24 सितंबर 1932 को। तो पूना पैक्ट इसलिए हुआ था क्योंकि तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने एक सांप्रदायिक पांचाट लाए थे, जिसमें से दलित वर्ग को हिंदू धर्म से अलग करके एक अलग वर्ग का दर्जा देने की बात हुई थी, और दूसरा उन्हें अलग से प्रतिनिधित्व देने की बात हुई थी। ठीक है, तो ये दो तीन क्लॉज थे उसमें ऐसे जो सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देते। भारत में एक और मुस्लिम और के साथ वो कर ही चुके थे, तो एक दलित वर्ग को भी अलग कर दिया जाता तो संभवतः ये जो है बड़ी क्षति होती हिंदू धर्म की, या और देश की भी बड़ी क्षति होती। हिंदू धर्म की तो बाद में होती, पहले देश की क्षति होती, क्योंकि विभाजन की कगार पर खड़ा होता देश। तो ये सब चीज़ें थी। तो गांधी जी बड़े दूरदर्शी आदमी थे, तो उन्होंने फिर अपने तरीके से अम्बेडकर को समझाया बुझाया कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, या सांप्रदायिक अवार्ड इसको बोला जाता है। हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना पूना समझौते में उनकी सीटों को आरक्षण में बदल दिया गया। ठीक है, पूना समझौता पिछड़े वर्ग के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण से संबंधित था। पूना समझौता अम्बेडकर और गांधी के बीच में हुआ था। क्या आप मुझे एक विदेश स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो, और वहां से अंग्रेज जा चुके हैं किंतु वे शरारत छोड़ गए हैं? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजों पर तंज कसा था। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बात कही थी। ठीक है, कि वो धूल तो उड़ा लेते हैं लेकिन अपना धूल तो उठा लेते हैं लेकिन अपना स्तर नहीं उठा रहे। गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की 1932 में। ठीक है, मतलब पूना समझौता होने के बाद गांधी जी ने पहला काम यही किया था कि हम जो है अब दलितों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने दलित आंदोलन चलाने के लिए अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी और लोगों के बीच में जाना शुरू कर दिया था। 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। तब गांधी जी ने अपना आमरण अनशन समाप्त किया था। 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में यरवदा जेल में, यानी कि सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में यरवदा जेल में भूख हड़ताल की थी। जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस के नेताओं ने भविष्य की कार्यवाही की योजना बनाने के लिए मुलाकात की। कहां पर? इलाहाबाद में। 1930 में दलित वर्ग की स्थापना की गई बी आर अम्बेडकर के द्वारा। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी उत्पत्ति कराची प्रस्ताव में खोजी जा सकती है। तो कई ऐसे तत्व थे जो कराची अधिवेशन में जिनमें बात हुई, जैसे एक तो मैंने मूल अधिकार की बात की, तो ये सब चीज़ें कराची आंदोलन के दौरान, मतलब कराची का जो हुआ था सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, उसमें आई थी ये सब बातें। फिर आगे देख लेते हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी। तो आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी? सुभाष चंद्र बोस के। 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे जयप्रकाश नारायण।
वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। तो लखनऊ, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे और राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कही थी। भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी किसे कहा गया है? तो जवाहरलाल नेहरू को। अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति थे जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू दोनों जो है समाजवादी नेता थे। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडलों का गठन, ठीक है। तो प्रांतीय चुनाव जो हुए 1937 के, वह घटना जिसको कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। तो सीधी कार्रवाई दिवस, सीधी कार्रवाई दिवस जो है वो 16 अगस्त को मनाया जाता है, 46 को, ठीक है। 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। प्रांतीय चुनाव 1936-37 में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए। ब्रिटिश भारत के शासन के दौरान 1937 में प्रांतीय चुनावों के दौरान पंजाब राज्य में सरकार बनी। तो किसके नेतृत्व में? तो यूनियनिस्ट पार्टी के उसमें 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल जो है सरदार पटेल के बड़े भाई थे। 1940 में रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस शासन की अवधि 28 महीने की थी। 1937 में आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई बंगाल में। 1937 में चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग सौंपा गया था रवि अहमद किदवई को, ठीक है। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, गांधी जी से गतिरोध हुआ और इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और फिर इसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी बना ली। तो कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसके बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, आप उनको वीडियोस को जरूर फॉलो करिए तो आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। देसी रियासतों का संघर्ष। भारत की स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी रियासतें मौजूद थी? तो 563 रियासतें करीब मौजूद थी। ये कट गया है, 563 है यहाँ पर। देसी राज्यों के यथावत समझौते का पक्षधर था हैदराबाद। भारत के देसी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप की नीति के लिए रेखांकित किया जाता है सर जॉन शोर को। भारत में 562 रियासतों को एकीकृत करने के लिए भारत के राजनीतिक एकीकरण का श्रेय दिया जाता है वल्लभ भाई पटेल को। फिर इसके बाद अगला है द्वितीय विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव, पाकिस्तान की मांग और व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। 1940 की करीब बात हो रही है, 1939 से 40 के बीच में और उसके आगे की। तो पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसने गढ़ा था? तो चौधरी रहमत अली ने। 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार को मान्यता देने का वादा किया गया था। तो अगस्त प्रस्ताव में, तो अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। सत्याग्रही के रूप में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भूदान आंदोलन की नींव रखी, तो विनोबा भावे, ठीक है। तो एक व्यक्तिगत सत्याग्रह करके आंदोलन चला था 1940 में। तो उसमें क्या होता था कि व्यक्ति को सरकार को पहले बताना होता था कि हम वहाँ पे आंदोलन करने जा रहे हैं, सत्याग्रह करने जा रहे हैं, आप हमको गिरफ्तार कर सकते हैं। ये अलग अलग व्यक्ति, एक पर्सन कहीं पर भी खड़े होकर के कर सकता था, लेकिन सरकार को पहले बता देता था। विनोबा भावे इसमें गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति थे। दूसरे व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे व्यक्ति थे ब्रह्मदत्त। ये तीनों अलग अलग गिरफ्तार हुए अलग अलग जगहों से। तो सत्याग्रही के रूप में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने, ठीक है, वो इसके विरोध में थे। अफगानिस्तान के रहने वाले थे असल में, तो उनको ये पसंद नहीं आया था कि पाकिस्तान को इस रूप में मनाया जाए या देश का विभाजन किया जाए। पाकिस्तान की मांग का मुस्लिम लीग द्वारा की गई थी। पाकिस्तान की मांग 1940 में। आज़ाद हिंद फौज INA से जुड़े हुए नहीं थे VC दत्त। ये मतलब सवाल ऐसा रहा होगा कि VC दत्त उसमें जुड़े हुए नहीं रहे होंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रह चुना गया। दूसरे स्थान पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने बताया। तीसरे नंबर पर ब्रह्मदत्त थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। ब्रह्मदत्त ये व्यक्ति तीसरे सत्याग्रही थे। फिर इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी पूर्व स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर
ब्रिटेन का सहयोग। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत आया कैबिनेट मिशन। कैम्ब्रिज पम्पलेट नाउ और नेवर के रचयिता थे चौधरी रहमत अली। इसी में पाकिस्तान की मांग की गई थी। सिविल शरणार्थी परिवारों के लिए एक स्मारक स्तंभ की स्थापना की गई, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को अपना घर बना लिया था। तो पोलिश मतलब पोलैंड वाले, तो पोलैंड शरणार्थी परिवारों के लिए एक स्तंभ की स्थापना की गई थी, तो महाराष्ट्र में की गई थी। ठीक है। क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। अब ये बात हो रही है 1942 की। अपने करीबी सहयोगियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो पर प्रसारण किया था उषा मेहता ने। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में भारत छोड़ो प्रस्ताव किया गया बम्बई अधिवेशन में। ठीक है। 1942 में अधिवेशन हुआ था भारत छोड़ो प्रस्ताव। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फांसी की सजा के द्वारा शहीद होने वाले इकलौते क्रांतिकारी थे कुशल कुमार। ठीक है। कुशल कुमार एक भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फांसी की सजा पाए थे, तो इकलौते क्रांतिकारी थे। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया अगस्त क्रांति मैदान में। 1943 में किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना हुई? तो सतारा में। ठीक है। सतारा में हुई थी, बलिया में हुई थी चित्तू पांडे के नेतृत्व में। सतारा महाराष्ट्र में है तो वहां हुई थी। ठीक है। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने 1942 में जुलाई 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया। कहां पे? वर्धा में। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी किनकी? तो ब्रिटेन की लेबर सरकार की। ठीक है। और उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा था। भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई या तत्कालीन बॉम्बे अधिवेशन में शुरू किया गया था, तो 1942 में अगस्त महीने में। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ मुंबई शहर में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई या मुंबई में राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा किसने फहराया था? अरोड़ा आसफ अली ने। अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को। भारत छोड़ो आंदोलन 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 8 अगस्त 1920 को। तो ये ऐसा नहीं पूछेगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए नारे से शुरू हुआ था, करो और मरो। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया 8 अगस्त 1942 को। जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत आया तो वह साल था 1942 का। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 को। ठीक है। तो 8 अगस्त को घोषणा हुई थी और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। 9 अगस्त 1942 को ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत अंग्रेजों ने बड़े कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई 1942 में। हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे या अथवा आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। तो ये कथन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बोला गया था। आज़ादी हमारी पहुंच में है और हमें इसे कसकर पकड़ लेना है, तो ये बात महात्मा गांधी ने बोली थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया है। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया बंबई में। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई, बलिया में। बलिया में जिसने इसकी स्थापना की थी उनका नाम था चित्तू पांडे। ठीक है। चित्तू पांडे। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था जयप्रकाश नारायण ने। यहाँ यानी भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए, ये कहा था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने। ये क्रिप्स मिशन के अंतर्गत आए थे और बाद में ये कैबिनेट मिशन के अंतर्गत भी आते हैं। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, लुई फिशर। वह आंदोलन जिसमें महिलाओं की भागीदारी मानी जाती है सबसे ज्यादा, तो भारत छोड़ो आंदोलन। इनको शुरुआत पहले तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में मिली, मतलब ऑफिशियली माना गया कि महिलाएं भाग लेंगी, कमला देवी चट्टोपाध्याय के
के प्रेरणा पर कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी से ऐसा विनती किया था कि महिलाओं को भागीदारी का मौका दिया जाए। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं ने भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड बेवल था। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते थे राम मनोहर लोहिया। वह पार्टी जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, तो हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। अब आगे देखते हैं आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नजरबंदी से भाग निकले थे 1941 में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है कटक, उड़ीसा में पड़ता है ये। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष बोस ने भारतीय राष्ट्रीय थल सेना का पुनरुत्थान किया था। जर्मनी की रेडियो सेवा में भाग लेने के बाद आजाद हिंद रेडियो सेवा चालू की गई 1942 में। सुभाष चंद्र बोस को पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया 1938 में और दूसरी बार 1939 में, लेकिन फिर इन्हें त्यागपत्र दे दिया था। 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद स्थायी सरकार यानी कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद थी, उसकी घोषणा की थी सुभाष चंद्र बोस ने। प्रसिद्ध सहगल, ढिल्लो और शाहनवाज मुकदमा के बचाव पक्ष के वकीलों में से एक थे जवाहरलाल नेहरू। तो इस समय जो आजाद हिंद फौज के सैनिकों के बचाव पक्ष में जो समिति गठित की गई थी, वकीलों की जो कमेटी गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष थे भूला भाई देसाई और तेज बहादुर सप्रूज टीम में थे, जवाहरलाल नेहरू टीम में थे और भी कई लोग थे। 3 INA जवानों की प्रसिद्ध सुनवाई के समय वकील थे भूला भाई देसाई। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की 1943 में। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था मोहन सिंह के द्वारा और बाद में इसे सुभाष चंद्र बोस को हैंड ओवर कर दिया गया था। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन में अंडमान निकोबार द्वीप वापस लिए और उन्हें नाम दिया था शहीद और स्वराज का। देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किया था तिरुपुर कुमारन ने। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम था जानकीनाथ बोस। 1928 में इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष थे श्रीनिवास आयंगर। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास या CR दास। नेताजी सुभाष बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के एक हिस्से के रूप में महिला रेजिमेंट का गठन किया गया था। तो महिला रेजिमेंट का नाम था रानी झांसी रेजिमेंट और उसमें एक ब्रिगेड थी नेहरू ब्रिगेड, एक ब्रिगेड थी गांधी ब्रिगेड और एक स्वयं इनके नाम पर थी सुभाष ब्रिगेड। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले पर चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में वकालत की थी TV सप्रू ने, तेज बहादुर सप्रू। आजाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर 1945 को। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत के सरकार का जो गठन किया था, तो 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। आजाद हिंद फौज का सैनिक जिसको 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था, तो राशिद अली थे वो। वह क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन का सक्रिय सहयोग दिया था, तो रासबिहारी बोस। रासबिहारी बोस लॉर्ड हार्डिंग पे 1912 में बम फेंकने के बाद लगातार जापान में ही रह रहे थे, तो जापान में इन्होंने काफ़ी अपना प्रभाव बना लिया था और उस प्रभाव की मदद से इन्होंने सुभाष चंद्र बोस की काफ़ी मदद की थी नेशनल आर्मी खड़ी करने में। भारत का मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, ये बात कही थी सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बात सुभाष चंद्र बोस की है। दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला टॉपिक है कैबिनेट मिशन योजना, संविधान सभा और अंतिम सरकार का गठन। ठीक है, और ये सन है 1946 का सन है। तो 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था सर पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में। भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य थे पैट्रिक लॉरेंस, क्रिस्टोफर स्टैनफोर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर। और ये तीनों व्यक्ति जो है वो ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। ब्रिटिश
जो मिशन था, कैबिनेट मिशन, पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था। तो किसने? कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था। बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य थे। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार के प्रमुख थे रक्षा के। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था, विंस्टन चर्चिल नाम था। जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो इंग्लैंड के राजनीतिक दल सत्ता में था लेबर पार्टी। ठीक है, तो लेबर पार्टी की सरकार बनी थी एटली के नेतृत्व में, और ये क्लीमेंट एटली पहले भी साइमन मिशन के अंतर्गत भारत आ चुके थे। और फिर ये बाद में 1946 में जब कैबिनेट मिशन बना, 45-46 के चुनाव में जब ब्रिटेन में सरकार चेंज हुई तो लेबर पार्टी की सरकार बनी और एटली प्रधानमंत्री बने, तो इन्होंने कैबिनेट मिशन भारत भेजा था। कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था तो जॉन साइमन 1947 में साइमन मिशन के अध्यक्ष थे। और कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, जिसमें 3 सदस्य थे। 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था संयुक्त प्रांत के द्वारा। कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में। 1946 में भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड वेवेल ने आमंत्रित किया जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितंबर को सरकार बनाई थी, 2 सितंबर 1946 को। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल थे। प्रथम आंतरिक राष्ट्रीय सरकार के गठन की घोषणा की गई 24 अगस्त 1946 को। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया कांग्रेस पार्टी ने सन 1936 में किया था। ठीक है, और कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना आजाद 1942 से 46 तक लगातार 1940 से 46 तक लगातार ये अध्यक्ष थे। ठीक है, 6 सालों तक अध्यक्ष रहे। और भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। या प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। यह घोषणा 1939 में किसने की थी? महात्मा गांधी ने। इसके बाद माउंटबेटन योजना, भारत का विभाजन और स्वतंत्रता। ठीक है, अब ये 1947 का दौर है, 46-47 का। ठीक है, तो माउंटबेटन प्लान 1947 में जनमत संग्रह प्रदान किया गया बलूचिस्तान को। भारत के विभाजन की योजना 3 जून योजना के नाम से जानी जाती है। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, तो लाहौरी गेट की तरफ से, जो लाल किले का लाहौरी गेट है उसके ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। वह रियासत जिसने 1947 में पाकिस्तान के मिलने की घोषणा की, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो जूनागढ़। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत, सही कथन है, यह यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था। ये सही है। इस अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान था ब्रिटिश भारत को 15 अगस्त 1947 को 2 नए एवं पूर्ण संप्रभु संपन्न अधिराज भारत एवं पाकिस्तान में विभाजित करना। ठीक है, तो ये दोनों कथन सही थे। भारत का विभाजन होने पर भारत और पाकिस्तान के बीच सरहद बंदी रेखा के रूप में 17 अगस्त 1947 को एक लाइन प्रकाशित की गई थी। इसको रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व के बीच में एक सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक हेनरी मैकमोहन ने 1914 में प्रस्तावित किया था। तो ये शिमला में बैठक हुई थी 1914 में, और हेनरी मैकमोहन उस समय इसको अध्यक्षता कर रहे थे, लीड कर रहे थे, और उन्हीं के नाम पर फिर मैकमोहन रेखा खींची गई। 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने घोषित किया कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी। वह प्रावधान जो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था, तो भारत को 2 भागों में विभाजित करना। जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली उस दिन महात्मा गांधी कलकत्ता में थे। भारत के बंटवारे की घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी। 15 अगस्त 1947 को भारत को मिली आज़ादी का वक्त क्या था? तो आधी रात का वक्त था। फ्रीडम एट मिडनाइट करके बुक भी लिखी गई है।
ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई 1946 में। भारत एक संप्रभु गणराज्य बना 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान जो है लागू हो गया था। वह कौन स्वतंत्रता सेनानी थी जो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो शांति घोष। शांति घोष ये चटगांव आंदोलन से, जो चटगांव में 1930 में जो आंदोलन चला था उनसे संबंधित है। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। इसके बाद है कि मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पोंछना होगा, यह कथन जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस समारोह में वह नेता जो सम्मिलित नहीं हुआ तो महात्मा गांधी उस समय जो है नोआखाली में थे। वहां दंगे हो रहे थे तो वो दंगे रोकने गए थे। ठीक है, नोआखाली पश्चिम बंगाल बंगाल में पड़ता है, आजकल बांग्लादेश में है। भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JV कृपलानी। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बैठक में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था अबुल कलाम आजाद ने। ठीक है, तो पहला समर्थन उन्होंने ही दिया था। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई 18 जुलाई 47 को। माउंटबेटन योजना का आधार थी देश के विभाजन की। अखिल भारतीय कांग्रेस जो थी वो 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान दिया था तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविजन के नेता थे, प्रोविंस के, तो इन्होंने विरोध में मतदान दिया था और ये अंतिम समय तक इसके विरोध में ही थे। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई गवर्नर जनरल के द्वारा। ठीक है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को जाना जाता है माउंटबेटन योजना के रूप में। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये कहा था लॉर्ड एटली ने। वह योजना जो भारत स्वतंत्रता का आधार बनी, माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की थी? तो महात्मा गांधी उस समय नई दिल्ली में थे। भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत का वह प्रांत जिसने संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तावित की थी तो पंजाब ने। ठीक है, भारत की रियासत के एकीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई। 562 रियासतों का एकीकरण इनके द्वारा किया गया था। भारत और पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किए जिसके तहत दोनों देशों के मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने में सहमत हुए, तो शिमला संधि के तहत ऐसा हुआ था। ठीक है, और ये आज़ादी के बाद का है मामला है, सॉरी ये 1945 का ये मामला है। ठीक है, 1945 में इसमें जो है देखिए 3 शिमला समझौते हुए थे। एक 1914 में हुआ था, एक 1945 में समझौता नहीं हुआ था, वो शिमला बैठक थी। ठीक है, ये शिमला संधि की बात कर रहा है जो भारत और पाकिस्तान के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये सही बात है, ये जो मैं पहले बता रहा था ये वही होगा। इसमें ये होगा 1974 की शिमला संधि की बात कर रहा है जो इंदिरा गांधी के समय पर हुई थी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही देखते हैं, फिर अगले पार्ट में मिलता है।